हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण होता है क्या चीज़ है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पिछले चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूँगा, इससे पहले मैं बल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बल क्या था? मैंने आपको बल की डेफिनेशन बताया था कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयत्न करता है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें करता है तो ये मैं कहूँगा कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो बल क्या कर सकता है इस पर, बल इस पर क्या प्रभाव डाल सकता है। या तो इसको रोक सकता है, या फिर इसकी गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, या फिर कम कर सकता है, ये कर सकता है। दूसरी बात करेंगे, अगर वस्तु आपकी स्थिर होगी, अगर वस्तु स्थिर होगी तो इस पर बल क्या प्रभाव डालेगा कि यह गति की अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा निष्कर्ष ये मिलता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है या फिर गतिमान है तो उसके ऊपर कोई न कोई एक प्रकार का बल कार्य करता है। अगर वो बल कार्य करता है तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई मोटर वाहन चलता है तो उस पर भी कोई एक बल लगता है। अगर कोई पंखा चल रहा है तो उस पर भी कोई एक बल लग रहा होता है। मतलब वहाँ पे वैद्युत बल लग रहा होता है, वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य हो रहा होता है मोटर के द्वारा। जब कोई वैद्युत ये मोटर वाहन चलता है तब लगता है। तो वहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर हम एक और मैं बात करता हूँ कि अगर हम लोग दौड़ते हैं तभी भी पेशीय बल लगता है, जिस कारण से हम लोग गतिमान होते हैं। तो अगर इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आपके दिमाग में एक निष्कर्ष आना चाहिए कि चंद्रमा भी घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो यहाँ पर भी क्या इनके ऊपर कोई एक बल लग रहा है जिस कारण से वस्तुएं क्या कर रही होती हैं, घूम रही होती है। अगर आपको इन प्रश्नों का जवाब मिल जाता है तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इन बातों को मैं आगे बताता हूँ तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर वस्तु कोई गतिमान अवस्था में है तो उस पर कोई न कोई एक बल कार्य करता है जिस वजह से वो गतिमान होती है। अगर वो बल कार्य करता है, जैसे कि यहाँ पर एक कहानी दी जाती है न्यूटन के द्वारा, न्यूटन के बारे में बताई जाती है कि वो सेब के बगीचे में बैठे हुए थे, एक सेब गिर जाता है और उनको सोचने के लिए वो प्रेरित कर देता है सेब कि ऐसा क्या है कि ये सेब भूमि पर गिरा है जब धरती पर गिरा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना तर्क लगाया और अपने अनुमान के आधार पर उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसा बल है, पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसा बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। और अगर अपनी तरफ खींचता है तो वही बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ये बात न्यूटन ने बताए थे। इसके अलावा बात करेंगे कि न्यूटन ने और भी क्या बताया था चीज़ें, और भी ये बताया कि अगर ये जो बल शिव पर लगा है जिसके वजह से शिव पृथ्वी पर गिरा है तो यह बल चंद्रमा पर भी तो लग सकता है, क्योंकि सेब तो बहुत छोटा है लेकिन चंद्रमा उसके कई गुना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है सेब की तुलना में। तो यह बल उसके चंद्रमा पर भी तो लग सकता है जो कि उस सेब पर लगा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा निष्कर्ष ये आता है कि न्यूटन ने बताया कि अगर मान के चलिए कि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और इसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, मून। तो अगर मान के चलिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कोई एक वस्तु गिर रही है। मान के चलिए कि मैं एक पेड़ को बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, पेड़ है इस पृथ्वी पर, एक फल गिरता है तो इसके नीचे, मान लें न्यूटन जी यहीं पे बैठे हुए हैं, ऐसे मान लेते हैं, एक सेब यहाँ पर नीचे गिर जाता है। अब ये सोचने लगते हैं कि ये क्यों गिरा है, तो इनको समझ में बात आती है कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा सुपर पावर है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तब उनके दिमाग में एक काम, एक ये कहते हैं ना कि चलने लगा, कुछ चलने लगा कि अब भाई ये छोटी सी वस्तु सेब था, तो ये निष्कर्ष निकला कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो अगर ये चारों तरफ घूमता है तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष होने चाहिए कि पृथ्वी भी इस पर क्या लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। पृथ्वी अगर इसको भी अपनी तरफ खींचेगी तो इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगर इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसकी वजह से क्या कर पाता है, घूम पाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो वो हमेशा केंद्र की तरफ गिरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन गिरती नहीं है। ठीक है, गिरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जैसे अगर बात करेंगे कि अगर ये चंद्रमा है तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है,
अगर घूम रहा है तो घूमने के लिए वो वृत्तीय पथ का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वो वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। और जब भी कोई वस्तु अगर किसी वृत्तीय मार्ग पर घूमती है तो वो अभिकेंद्र की तरफ एक बल केंद्र की तरफ एक बल लगाती है। मैंने के पहले ही नाम बता दिया है, ठीक ना। तो वो केंद्र की तरफ एक बल लगाती है और उस बल को नाम देते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल। इस बल को नाम देते हैं अभिकेंद्र बल। तो अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो इसको अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो अभिकेंद्र बल उस पृथ्वी के आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। और आप ज्वार भाटा का नाम सुने होंगे, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, उठने को ज्वार कहते हैं, गिरने को भाटा कहते हैं, तो वो भी इनकी आकर्षण के कारण से ही आती है। पृथ्वी और चंद्रमा के आकर्षण के कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से आती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी आपको समझ में आया होगा कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो केंद्र की तरफ एक बल लगाती है, हमेशा से केंद्र की तरफ क्या लगाती है, बल लगाती है। उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं और इस अभिकेंद्र बल के संतुलन के कारण ही वो वृत्तीय मार्ग में घूम पाती है। तो अगर ये वृत्तीय मार्ग में घूम पाती है, यही आप बल चंद्रमा पे भी लगता है, मतलब चंद्रमा भी इसके पृथ्वी पर लगाता है और उसको वो अभिकेंद्र बल मिलता कहाँ से है, तब वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से मिलता है, क्योंकि संतुलन की अवस्था में तभी बना रहेगा, संतुलित अवस्था में। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि किसी वस्तु पर अभिकेंद्र बल न लगे, तब अगर कोई वृत्तीय मार्ग है, जैसे मान के चलिए कि ये मान लेते हैं कि कोई गोल सा एक वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ पर एक वस्तु घूम रही है और ये क्या कर रही है, केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल लगा रही है और ये इस डायरेक्शन में भी वेग से चल रही है। तो अभिकेंद्र बल लगने की वजह से ये अपने हर एक पॉइंट पर क्या करती रहेगी, इसके चारों तरफ गिरने का प्रयत्न करेगी। देखिए यहाँ पे गिरना चाहिए लेकिन अभिकेंद्र संतुलन के कारण नहीं गिर पाई है, यहाँ पे गई है, यहाँ पे भी गिरना चाहिए लेकिन नहीं, ये अभिकेंद्र बल के संतुलन के कारण से अपने मार्ग पर बनी हुई है। अगर यह अपने मार्ग पर बनी हुई है तो अर्थात अभिकेंद्र बल के कारण से। तो अगर मैं बात करूँगा कि अगर ये अभिकेंद्र बल इस पर लगे ही नहीं तो वस्तु क्या करेगी, सदैव सीधी रेखा में चलती रहेगी। वस्तु किस पर चलती रहेगी, सीधी रेखा में। अगर उसको वृत्तीय पथ पर घूमना है तो उसे क्या चाहिए होगा, अभिकेंद्र बल चाहिए होगा। तो आपको ये कंक्लूजन मिल गया होगा कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ क्यों खींचती है। तो अपनी तरफ खींचने का सबसे प्रमुख कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तब न्यूटन ने कुछ अपना नियम दिया कि अगर इधर इन दोनों पिंडों के बीच, अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बल लगता है तो उस बल का मान हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि वो बल कितना है। क्योंकि जो बल वहाँ पे लगता है वही बल अगर शिव भी पृथ्वी पर गिर जाए तो भी वही बल लगेगा। अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो बल लग रहा है वही बल लगेगा, लेकिन बल का परिमाण अलग अलग होगा, उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन बल तो वही होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए न्यूटन ने अपना नियम दिया और उस नियम को हम लोग कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए हम लोग उस चीज़ को देखते हैं क्या होता है। ठीक ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन्स, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो, सार्वत्रिक या फिर यूनिवर्सल बात करें, ऐसी चीज जो हमेशा से सत्य हो। ठीक ना, हमेशा से क्या हो, सत्य हो। जैसे आपने बहुत टेंस में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनाए होंगे, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होता है कि अगर कोई नैसर्गिक होता है तो उसको हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं। यहाँ पर टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नरेशन में जब चेंज करते हैं, इसको बनाते हैं तब। ठीक ना, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं तब आप देखे होंगे कि नहीं बदलता है। जैसे अन्य जो सेंटेंस होते हैं उनके टेंस तो बदल दिए जाते हैं, लेकिन इसका नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या है कि जो नैसर्गिक होता है, जो हमेशा से सत्य होता है,
तो ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न्यूटन को एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ मिली जो ब्रह्मांड में सभी जगह पर नियत होती है, उसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसको बताने के लिए उन्होंने जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो पिंड हों, एक पिंड ए है हमारे पास नहीं ब्रह्मांड में, ठीक ना, ऐसा नहीं कि आप लोग कह लीजिए हमारे पास दौड़े दौड़े हमारे पास आ जाइए कि आपके पास कहाँ पर दो पिंड है दिखाई। चलो आगे चलते हैं कि एक पिंड ए मान लेते हैं और दूसरा पिंड बी मान लेते हैं, ठीक ना। दो पिंड ले लेते हैं, इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2, और दोनों के केंद्रों से के बीच की जो दूरी है वो हमने स्मॉल r ले लिया। तो अब न्यूटन के अनुसार क्या लगेगा कि इस पर भी बल लगेगा अगर ये ब्रह्मांड में, तो इन पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, ये न्यूटन द्वारा बताया गया कि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 गुणा में m2। तो कहने का मतलब अगर m1 और m2 के गुणनफल का वैल्यू बढ़ता है तो f का मान भी बढ़ेगा, यानी कि द्रव्यमान उनका जितना गुणनफल, द्रव्यमानों का गुणनफल जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। तो ये बता दें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। दूसरी बात मैं करता हूँ कि अगर इनके बीच जो दूरी होगी वो भी तो निर्भर करेगी कि बल कितना कम लगेगा कितना बल ज़्यादा लगेगा। अगर दूरी डिपेंड करती है इस चीज़ पर तो कैसे करती है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। व्युत्क्रम वर्ग क्या होता है कि दूरी का व्युत्क्रम, दूरी का वर्ग क्या होगा, r है तो r का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम की बात करेंगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ये व्युत्क्रम। तो उन्होंने ये बताया कि जो लगने वाला बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है, अर्थात F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक ना। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, या फिर ये कहें कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है r के स्क्वायर के, ठीक ना। ये बात बताई थी। अब देखिए यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा निष्कर्ष मिलता है। निष्कर्ष में क्या मिलता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, गुणा हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब बात करेंगे तो F हो जाएगा अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिल गई। अब बात ये आती है कि हमें इसका वैल्यू भी बराबर होना चाहिए कि कितनी इसकी वैल्यू आती है इक्वल के पोजीशन में, ठीक ना। अगर इक्वल पोजीशन की मैं बात करूँगा तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 और अपान में r का स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये भाई नया मेहमान कैपिटल जी कौन आ गया। नया मेहमान कैपिटल जी ये वही चीज़ है जो कि यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, इसका वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। यही निष्कर्ष मिला था न्यूटन को। लेकिन इसका जो वैल्यू है वो किसके द्वारा दिया गया था, कैपिटल जी का जो वैल्यू है, ठीक ना। पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। कैपिटल जी है क्या चीज़, इसे हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक ना, इसे बोलते हैं हम लोग नियतांक, ठीक है। कैपिटल जी दिखाते हैं और इसका जो वैल्यू होता है कैपिटल जी का ये फिक्स होता है पूरे ब्रह्मांड में, और ये होता है कितना 6.67 गुणा में 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है। अगर इसके बाद की वैल्यू की बात करेंगे कि इस वैल्यू का मान सबसे पहले किसने बताया, तो वो मान बताया हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने अपना एक प्रयोग किया सुग्राही तुला के द्वारा, ठीक ना। और उस सुग्राही तुला के द्वारा इस कैपिटल जी के वैल्यू का पता लगाया। कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो किसके द्वारा दिया गया कैपिटल जी का वैल्यू, ये आप लोग याद रखेंगे हेनरी कैवेंडिश के द्वारा।
ठीक है। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करता हूँ, मात्रक ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इतना लंबा चौड़ा कहाँ से आ गया? तो चलो आगे की कहानी मैं बताता हूँ। यहाँ से आप कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड करो पक्षांतर करके। अगर आप कैपिटल जी की वैल्यू पता करते हैं तो इस आर का इधर एफ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये m1 m2 जी के मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में डिवीजन में हो जाएंगे, m1 इंटू में m2। चलो मात्रक की बात कर लेते हैं। तो बल का मात्रक मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था, न्यूटन होता है। दूरी का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसका वर्ग हो जाएगा। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और 2 किलोग्राम है तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको देखने को मिल सकता है कि इसका जो मात्रक आया वो क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। और यहाँ से आपको कैपिटल जी की वैल्यू भी मिल गई। तो ये है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, और वही है वो हीरा जिसका वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, बराबर होता है, कहीं पर भी बदलता नहीं है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम बल वाले चैप्टर से कुछ और भी निष्कर्ष प्राप्त किए हुए थे, तो हम लोग उस निष्कर्ष के पास चलते हैं और इसे इरेज करते हैं, फिर आगे आपके टॉपिक्स को मैं बताता हूँ क्या है। आगे जो चीज़ें हैं मैं उसमें उसको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर कोई वस्तु है इस डायरेक्शन में जा रही होती है, तो अगर मैं इस पर बल लगा देता हूँ तो इसका वेग परिवर्तित हो जाता है, मतलब वेग बढ़ जाता है। गति की दिशा में बल लगाने से वेग बढ़ जाता है, और गति की विपरीत दिशा में बल लगाने से वेग क्या हो जाता है, या तो घट जाता है, या पर्याप्त समय तक बल लगाते हैं तो वस्तु रुक जाती है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा कंक्लूजन मिल सकता है कि वेग बढ़ने का मतलब है वेग का परिवर्तन, और वेग परिवर्तन का मतलब ये होता है कि वेग परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। तो अगर वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण होगा, वेग घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा। तो अब आप एक बात हमको ये बता सकते हैं कि अगर पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाती है तो क्या उसके भी वेग में परिवर्तन होता है? क्या उसके भी वेग में परिवर्तन होता है? जैसे मान के चलिए ये फिर से मैं पृथ्वी बना लेता हूँ, इसके ऊपर फिर से एक पेड़ को लटका देता हूँ ऐसे, शायद ये पेड़ पृथ्वी से बड़ा है क्या, चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कोई एक वस्तु है, अगर ये पृथ्वी पर क्या कर रही है, गिर रही है। पृथ्वी को थोड़ा सा बड़ा बना दे, बढ़िया रहेगा, चलो बना देते हैं ऐसे, ठीक ना। पृथ्वी वैसे ही, पृथ्वी की आकृति कौन सी है, मुझे ये बात में ख्याल आया। क्या आपको लगता है पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है या फिर पृथ्वी चपटी है, कैसी है? इसके बारे में बहुत सारी किदवंतियाँ हैं, बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते से आपको ये पता होना चाहिए कि इसी पृथ्वी पर कहीं पर 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और इसी पृथ्वी पर कहीं दुनिया का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त मिलता है प्रशांत महासागर में। तो कहीं उतना बड़ा सा चोटी में उतनी बड़ी सी चोटी मिलती है, और कहीं समुद्र में उतना बड़ा सा गहरा गर्त मिलता है। तो क्या पृथ्वी की आकृति कभी गोल हो सकती है? क्या पृथ्वी की कभी आकृति गोल हो सकती है? तो ये बात गलत है, ठीक ना। क्यों? देखिए, अब इसके बारे में रेखा चित्र की बात करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि रेखा चित्र का मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर मान के चलिए कुछ ऐसी आकृति है, तो जहाँ पर ये ऊंचा वाला भाग है, इसको मैं काट करके इसमें डाल देता हूँ, इस ऊंचे वाले भाग को काट करके इसमें डाल के मैं उसको एक एवरेज मान लेता हूँ, औसत मान लेता हूँ। तो अगर औसत आकृति की बात करें तो हम उसे गोलाकार कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बिल्कुल गोलाकार नहीं हो सकती है पृथ्वी। तो ये बात आपको समझ आई। इस आकृति को हम लोग जियोड बोलते हैं, जियोड। तो वो सब चीज़ें जियोग्राफी की हैं, बट हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, तो जैसे वो ऊपर से नीचे आती है उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वेग बढ़ता रहता है, अर्थात आपको ये निष्कर्ष मिलेगा कि भाई त्वरण इसमें उत्पन्न होगा। इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। दूसरा निष्कर्ष हमें क्या मिलता है
कि अगर किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपने ये परीक्षण किया होगा कि ये कुछ दूर तक जाती है, फिर रुक करके वापस जहाँ ज्यों की त्यों आ जाती है, वापस ज्यों की त्यों आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वेग बढ़ना या वेग घटना, तो वो होता है बल लगाए जाने के कारण से। तो पृथ्वी भी अगर किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उसके वेग में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगाती है उसको हम लोग नाम देते हैं गुरुत्व बल। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल क्या होगा? पृथ्वी, आप लोग लिख नहीं रहा हूँ, केवल मैं बता दे रहा हूँ, सुन करके लिख लीजिएगा कि पृथ्वी किसी वस्तु पर जो इतना बल लगाती है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अब बात ये आती है, इस गुरुत्व बल के कारण से उत्पन्न होता है त्वरण। तो इस त्वरण को भी क्या हम त्वरण कहेंगे? नहीं, इसका एक मॉडिफाइड नेम आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ये क्या होता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग नाम देते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब ये आप कहेंगे कि पृथ्वी जो होती है, कि अगर ये बड़ी सी पृथ्वी है तो क्या इस पर जो जी का वैल्यू है वो एक ही बराबर रहेगा हर जगह? क्या जी का वैल्यू हर जगह एक ही बराबर रहेगा? तो नहीं, पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमें 2 जी मिल चुके हैं। अब हमारे पास कितने जी मिल चुके हैं? 2 जी, एक स्मॉल जी और एक कैपिटल जी। स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, कैपिटल जी की बात करेंगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ कि आगे क्या चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक ना। अब देखिए बात ये आती है कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु गिर रही होती है तो उसके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये बात मैंने आपको पहले बताया। लेकिन क्या है कि आपको मैं कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूँ जिन पर आप गौर कर सकते हैं। आपको अपना द्रव्यमान महसूस होता होगा, आपको अपना द्रव्यमान महसूस होता होगा कि आप कितना, आपका परिमाण है, ठीक ना। दूसरा चीज़ कि भार भी एक चीज़ आता है, भार क्या होता है, ठीक है। 2 चीज़ें मैं लेने वाला हूँ, एक द्रव्यमान और एक भार। तो आपको गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण समझ में आया होगा। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी जो बल लगाती है उस बल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक ना। अब गुरुत्वीय बल के कारण से जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और उसे हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक ना। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। आगे ये चलते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या होता है। इससे पहले, अंतर जानने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा प्रूफ कराने वाला हूँ कि भार क्या होता है, ठीक ना। जैसे अगर बात करें कि आपको मैं न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम में बताया था कि जो बल F बराबर में क्या होता है? ma होता है, मतलब द्रव्यमान गुणा में त्वरण हो रहा है। तो ये त्वरण स्मॉल a त्वरण था, रेखीय त्वरण था। लेकिन आपने अभी देखा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे नाम देते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। उसे क्या नाम देते हैं? गुरुत्वीय त्वरण नाम देते हैं स्मॉल जी। ये हम लोग नाम दे देते हैं। तो अब बात ये आती है कि क्या ये है बल, क्या ये बल इज इक्वल टू mg हो सकता है? F बराबर में mg भी हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी त्वरण है। तो अब ये जो नया वाला बल मिला है, ये नया बल, इस बल को हम लोग भार कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमें अपने भार का अनुभव होता है, ठीक ना। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ कि एक ये हमारी पृथ्वी है और इस पर कोई एक वस्तु क्या कर रही है? नीचे की तरफ गिर रही है, मतलब इस पर क्या लग रहा है? बल। गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है, गुरुत्वीय बल की दिशा है इधर है, तो त्वरण की भी दिशा इधर होगी, धनात्मक दिशा। और जब ये दिशा होगी तब यहाँ पर हमारे पास क्या निष्कर्ष आता है, क्या कंक्लूजन आता है कि अगर इसका द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण इधर, ये इस डायरेक्शन में इसका g है, तो इस पर जो लगने वाला भार होगा या बल होगा वो क्या होगा? mg होगा। आपको ये चीज़ बता दी मैंने, ठीक ना। अब यहाँ पर ये आती है कि इसमें हम लोग संबंध भी प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे संबंध आता है। उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सा फिगर होना चाहिए। चलिए मैं करता हूँ उसको।
मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी एक पृथ्वी है और ये पृथ्वी की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि आर ई है। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है और इसके सतह से एच ऊंचाई पर, ठीक ना, इसके सतह से स्मॉल एच की ऊंचाई पर एक वस्तु हमने रख ली है, ठीक ना, एक वस्तु रख ली है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है और आपको पता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, एम ई होता है। तो अगर मैं बात करूंगा, अगर ये वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो इस वस्तु पर लगने वाला, पहले तो हम लोग न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्राप्त करेंगे कि इन दोनों पिंडों के बीच में कितना बल लगेगा। तो अगर बल की बात करेंगे तो F बराबर में क्या होगा, कैपिटल G, उसका द्रव्यमान एम ई और उस पिंड का द्रव्यमान m, दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करेंगे तो इस दूरी को मैं मान लेता हूँ कि पूरे केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी वो स्मॉल आर है। वो दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आर ई प्लस में एच है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर ही होगा, उसके ऊपर एच है, तो ये स्मॉल आर बराबर में आर ई प्लस में एच है। मैं इसको स्मॉल आर लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात ये करेंगे, ये जो पिंड है ये अपना भार अनुभव करेगा गुरुत्वीय बल के कारण से, तो जो भार आएगा वो क्या आएगा, F बराबर में mg, इसका भी मात्रक न्यूटन ही होता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुके हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2। तो हम लोग इसकी तुलना करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण दोनों इक्वल साइड है, तो अब हम लोग इसको, ये भी इक्वल होगा, मतलब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो कैपिटल G m e m और अपान में आर स्क्वायर, इधर हमारा आ जाएगा mg, स्मॉल m से स्मॉल m घर गया और तो स्मॉल g बराबर में हमें वैल्यू मिल गई क्या, कैपिटल G m e बटा में r का स्क्वायर। ये हमें बताता है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। अब बात ये आती है कि चूंकि स्मॉल r बराबर में आर ई प्लस में एच है, वहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं स्मॉल आर की। तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉल जी बराबर में कैपिटल जी एम ई, कैपिटल जी एम ई और अपान में आर ई प्लस में एच। ये हमें वैल्यू मिल गई, आर ई प्लस में एच, ये वैल्यू मिल गई। ये क्या आता है, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अगर मैं बात करूँगा कि ये जो वस्तु है पृथ्वी के बहुत ही निकट हो, पृथ्वी के वस्तु जो है पृथ्वी की क्या हो, बहुत ही निकट हो, तो यहाँ पर हमारे पास एक बढ़िया सा कंक्लूजन आएगा कि आर ई ग्रेटर देन एच, मतलब एच की तुलना में बहुत ही क्या हो, बड़ा हो आर ई का वैल्यू, तो एच स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अगर निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो जीरो, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जीरो के लगभग होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन लगभग जीरो के बराबर होगा, छोड़ देंगे तो कैपिटल जी एम ई बटा में क्या मिल जाएगा, आर ई का वर्ग, आर ई का स्क्वायर मिल जाएगा। ये आ जाता है हमें वैल्यू। अब मैं आपको वैल्यू देता हूँ और इस वैल्यू को फाइंड करिएगा, ठीक ना। ये आपका होमवर्क, जैसे कैपिटल जी का जो वैल्यू 6.67 गुणा 10 की घात माइनस में 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने आपको पहले बताया है। इसके अलावा पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो 6 गुणा में 10 की घात में 24 किलोग्राम होता है। इसके अलावा बात करेंगे जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6.4 गुणा में 10 की घात में 6 मीटर होती है। और मैंने आपको ये वैल्यू दे दिया, तो आप ये तीनों वैल्यू रख करके स्मॉल जी के वैल्यू का पता कर सकते हैं। तो मैं ये वैल्यू सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ, स्मॉल जी बराबर में 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर शायद आपको ये कैलकुलेशन देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ इधर का, फिर मैं केवल वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन आपको ही करना है, ठीक है। चलो इधर मैं इसको मिटा देता हूँ। कैसे करेंगे, देखिए फार्मूला हमें क्या मिला है, स्मॉल जी बराबर में कैपिटल जी एम ई बटा में आर ई का स्क्वायर है। तो इस कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 गुणा 10 की घात माइनस में 11 गुणा में एम ई की वैल्यू रखेंगे 6 गुणा 10 की घात में 24 और अपान में आर ई का जो वैल्यू है वो कितना है 6.4 गुणा में 10 की घात में 6 का स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी है, मैं इसको एक और बार सॉल्व कर देता हूँ। 6.67 गुणा में 10 की घात माइनस में 11 गुणा में 6 गुणा में 10 की घात में 24 और अपान में इसका स्क्वायर कर देंगे 6.4 गुणा में 6.4 और ये कितना हो जाएगा 10 की घात में 6 दूना 12, ये इतना हो गया। तो 10 की घात 12 से इतने कटा, यहाँ पे 10 की घात में कितना बच गया 12।
तो फाइनली 6.67 गुणा में 10 की घात, देखो -11 और 12 तो 10 की घात में 1 आ जाएगा। बिल्कुल मैं 10 लिख देता हूँ इसको, 10 की घात 1 का मतलब वही होता है। और अपान में 6.4 गुणा में 6.4। अब ये आपके पास वैल्यू है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी बराबर में, या फिर इसको हम लोग इतना भी लिखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको जनरली यही मिलेगा हर जगह, ठीक है ना, जी बराबर में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण की है, या फिर इसको हम लोग कहीं कहीं पर जगह 10 भी लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू मिली है हमें, क्या मिली है गुरुत्वीय त्वरण की, ये वैल्यू कैसे आती है, ठीक ना। अगर ये वैल्यू आपको पता चल गई कैसे आती है, इसके अलावा आप इस वैल्यू की पृथ्वी के हर जगह पर तुलना कर सकते हैं, ठीक ना। तुलना करने की बात ये करूँगा कि ये ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है G इज इक्वल टू कैपिटल जी ME अपान में RE+H का स्क्वायर। तो ऊंचाई घटने अथवा बढ़ने पर जी का वैल्यू क्या करेगा, निर्भर करेगा कि अगर ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो जी के वैल्यू में क्या परिवर्तन आएंगे, ठीक ना। तो ये ऊंचाई पे डिपेंड करता है, इस कारण से पृथ्वी के हर एक बिंदु पर इसका वैल्यू बराबर नहीं होता है। लेकिन जो कैपिटल